आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे फ्रेडरिक जेम्सन के संस्कृति संबंधी नजरिए की। संस्कृति से जुड़े हुए जो सवाल हैं, उन्हें हम कैसे देखें। एक जमाने में फ्रेडरिक जेम्सन ने एक पुस्तक आलोचना की, लिखी, और उसमें बालजाक के उपन्यास की विस्तृत मीमांसा की। और मार्क्सवादी संरचनावादी दृष्टिकोण से उन्होंने उसकी मीमांसा की। और इसमें उन्होंने इस चीज को रेखांकित किया कि किस तरह से बालजाक के उपन्यास के जरिए उन्होंने बताया कि पूंजीवाद और उसके आधार को किस तरह से बालजाक चुनौती देते हैं। और इस चीज को टेरी ईगल्टन ने अपने तरीके से इसे पिकअप किया और उन्होंने उस पर टिप्पणी की, अच्छी आलोचना लिखी। तो इस पूरे प्रसंग में जो प्रश्न उठ के आया वो ये कि आखिर हम अपने अतीत के साहित्य का मूल्यांकन कैसे करते हैं। जबकि टेरी गिल्टन ने उनके उस पुस्तक की रिव्यू नहीं लिखी थी, उस पर टिप्पणी की थी खाली। और उसमें अपने उन्होंने जिसे कहें कि सामाजिक सरोकार और अतीत को लेके जो बेचैनी एक क्रिटिक में होती है, उसको उन्होंने व्यक्त किया था। टेरी गिल्टन के इस राय को केंद्र में रख के फ्रेडरिक जेम्सन ने कहा कि हमारी चिंताएं ये हैं कि हम अतीत के प्रति अपने सरोकार कैसे परिभाषित करते हैं, और इन सरोकारों को हमें व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने जब बाल्जाक पर काम किया तो ये एक तरह से बाल्जाक की को पुनर्परिभाषित करने की या उसकी नई रीडिंग मैंने तैयार की। और ये बाल्जाक को भी परिभाषित करने की कोशिश नहीं थी, ये स्वयं को भी परिभाषित करने की कोशिश थी। ये एक आलोचक जब किसी कृति में प्रवेश करता है, उसकी रीडिंग करता है, तो वह स्वयं को भी परिभाषित करता है। बाल्जाक की रचनाएं क्लासिकल टेक्स्ट के तौर पर देखी जाती हैं, खासतौर पर उपन्यास। एक जमाने में कार्ल मार्क्स ने भी बाल्जाक के उपन्यासों की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। मार्क्सवादी लोग जब अतीत के पाठ में प्रवेश करते हैं, जैसा कि बाल्जाक की कृतियों में प्रवेश किया फ्रेडरिक जेम्सन ने, तो उनका पर्पज ये होता है कि वे इंटरवेंशन के लिहाज से, हस्तक्षेप करने के लिहाज से वे दाखिल होते हैं। और ये हस्तक्षेप कैसा, जिसे कि वो करना चाहते हैं। फ्रेडरिक जेम्सन की चिंता यह थी कि अंग्रेजी में स्नातक और स्नातकोत्तर लेवल पर, बीए और एमए के स्तर पर जो टेक्स्ट पढ़ाया जाता है, उस टेक्स्ट में पॉलिटिकल इंटरवेंशन कैसे किया जाए। खासतौर पर जो विश्वविद्यालय स्तर की जो शिक्षा है, उस शिक्षा में कैसे हस्तक्षेप किया जाए, जो टीचिंग है उसमें कैसे हस्तक्षेप किया जाए, पॉलिटिकल इंटरवेंशन। हमारे यहां भी यह समस्या है। हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाते हैं लोग, हिंदी साहित्य के इतिहास में पॉलिटिकल इंटरवेंशन करते हुए नामवर जी ने काफी अपने तरीके से काम किया है। रामला शर्मा का काम बहुत महत्वपूर्ण है। और इस क्रम में सबसे महत्वपूर्ण काम किया है हजारीशाह द्विवेदी ने, जिसे हम लोग राजनीतिक हस्तक्षेप कहते हैं। और ये बाकायदा टीचिंग के स्तर पर किया गया हस्तक्षेप है, पॉलिटिकल हस्तक्षेप।
तो ये एक टीचर के नाते, एक प्रोफेसर के नाते ये और एक आलोचक के नाते ये चिंता थी कि किस तरह से एकेडमिक्स में और खासतौर पर बी और एमए के स्तर के पाठ्यक्रम में पॉलिटिकल इंटरवेंशन किया जाए। ऊपर से तो यही था कि पाठ की व्याख्या करनी, और पाठ की व्याख्या करते समय छात्रों के संघर्ष जो उन विश्वविद्यालयों में चल रहे थे, या उन विश्वविद्यालयों के छात्रों के अंदर संघर्ष की चेतना पैदा करना, ये उसका एक लक्ष्य था। और इस क्रम में बालजाक के उपन्यासों की नए ढंग से व्याख्या पेश की गई, और इस तरह की जो आ, मतलब जो पाठ्यक्रम में जो टेक्स्ट है उस पर जब पॉलिटिकली लिखते हैं, इंटरव्यूइंग करते हैं, इस मामले में सबसे अगर मुझसे पूछें तो हजारीफा द्विवेदी का लेखन उसे क्लासिक लेखन है पॉलिटिकल इंटरवेंशन के लिहाज से हिंदी में। बेजोड़ इंटरवेंशन, बेजोड़ पॉलिटिकल इंटरवेंशन, वैसा इंटरवेंशन किसी ने नहीं किया, इवन नामवर जी ने नहीं किया। हजारीफा द्विवेदी की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य की भूमिका, वो पॉलिटिकल इंटरवेंशन का आदर्श है। दूसरी जो उनकी पुस्तक है वो पॉलिटिकल इंटरवेंशन का व्याख्या के क्षेत्र में, टेक्स्ट के क्षेत्र में आदर्श है, जो उन्होंने कबीर पर लिखी है। और कबीर को जिस तरह से उन्होंने पढ़ने की कोशिश की है और पुनर्व्याख्यायित करने की कोशिश की है, और भी उदाहरण दिए जा सकते हैं उनके यहां से। सो टीचिंग में पॉलिटिकल इंटरवेंशन का व्याख्या के जरिए, आलोचना के जरिए आदर्श काम किया है हिंदी में, एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण काम किया है हजारीफा द्विवेदी ने। ठीक यही पहलू एकदम नए सिरे से फ्रेडरिक जेम्सन के यहां आता है, और वे बाल्जाक के उपन्यासों की व्याख्या इस नजरिए से करते हैं कि विद्यार्थियों को कैसे आत्म सचेतन किया जाए, और एजुकेशन में कैसे पॉलिटिकल हस्तक्षेप किया जाए। इसके लिए उन्होंने बाल्जाक के उपन्यासों की आलोचना लिखी। जो एंग्लो अमेरिकन जनता थी, अमेरिकी समाज जो था, उस समाज के लिए बाल्जाक एकदम बेकार की चीज थी। बाल्जाक वहां पढ़े नहीं जाते उस तरह से, उस पर उस तरह से काम नहीं हुआ था। लेकिन फ्रेडरिक जेम्सन की उसमें दिलचस्पी थी, क्योंकि वो टेक्स्ट है वहां पाठ्यक्रम में, खासतौर पर अंग्रेजी विभाग में इंटरवेंशन, पॉलिटिकल इंटरवेंशन के लिए उन्होंने यह तरीका अपनाया। इसी क्रम में उन्होंने एक बात रखी, वो ये कि कोई भी व्यवस्थागत परिवर्तन सामाजिक लोकतांत्रिक आंदोलन के बिना संभव नहीं है। हमारे यहां लोग ऐसे हैं जो कि दमन का सहारा लेते हैं और कहते हैं कि हम सामाजिक व्यवस्था के परिवर्तन के लिए दमन का सहारा ले रहे हैं। जरूरी है, सामाजिक दमन जरूरी है, स्वतंत्रता का दमन जरूरी है। लेकिन फ्रेडरिक जेम्सन इसके विपरीत कहते हैं ये बात कि किसी भी किस्म के बुनियादी सामाजिक परिवर्तन के लिए जरूरी है सामाजिक लोकतांत्रिक आंदोलन। और सामाजिक लोकतांत्रिक आंदोलन पैदा किया जाए, इसकी दो बुनियादी शर्तें हैं। भारत में सामाजिक लोकतांत्रिक आंदोलन क्यों नहीं है? अगर हम इन दो बुनियादी शर्तों को जान जाएंगे तो शायद हमारी थोड़ी सी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। फ्रेडरिक जेम्सन कहते हैं कि दो चीजें जरूरी हैं इसके लिए। एक तो यह कि मार्क्सवादी बुद्धिजीवी वर्ग पैदा किया जाए, और दूसरी चीज है मार्क्सवादी संस्कृति पैदा की जाए।
समाज में मार्क्सवादी बुद्धिजीवियों की उपस्थिति नजर आए। हमारे यहां तो हालत यह है कि मार्क्सवादियों के खिलाफ में एक तरफ नफरत पैदा की जा रही है और कहा जा रहा है कि हम डेवलपमेंट कर लेंगे। कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। सामाजिक लोकतांत्रिक आंदोलन के लिए मार्क्सवादी बुद्धिजीवियों का समाज में होना एक बुनियादी शर्त है। मार्क्सवादी बुद्धिजीवियों के बिना आप सामाजिक लोकतांत्रिक आंदोलन खड़ा नहीं कर सकते, सामाजिक परिवर्तन नहीं कर सकते। और मार्क्सवादी संस्कृति की समझ पैदा किए बिना आप संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकते। तो फ्रेडरिक जैक्सन की यह धारणा थी कि मार्क्सवादी विमर्श को एक वैध लीगल विमर्श माना जाए, उसे मान्यता दी जाए, सामाजिक राजनीतिक विकल्प के तौर पर यथार्थ की समझ बनाने के लिए उसे एक उपकरण के तौर पर, एक दृष्टिकोण के तौर पर इस्तेमाल किया जाए और उसे राष्ट्रीय विकल्प के रूप में देखा जाए। उन्होंने साफ लिखा कि ये बात कही उन्होंने एक इंटरव्यू में, यहां से मैं ये बात बोल रहा हूं आपसे। उन्होंने ये इंटरव्यू दिया लियोनार्ड ग्रीन और जोनाथन फुलर एंड रिचर्ड क्लेन को। और ये जो इंटरव्यू दिया, इस इंटरव्यू में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया के अधिकांश देश अभी इन दो शर्तों को पूरा नहीं करते, नहीं मानते। वो ये मार्क्सवादी बुद्धिजीवियों की भूमिका को स्वीकार नहीं करते, वो मानते ही नहीं कि मार्क्सवादी बुद्धिजीवियों के कोई इस तरह की भूमिका होती है। यही वह परिप्रेक्ष्य है जिसको के ध्यान में रख के फ्रेडरिक जैक्सन ने अपनी संस्कृति, साहित्य, मीडिया, इन तमाम चीजों पर उन्होंने काम किया। यही वह बुनियादी चीजें हैं जिसको ध्यान में रख के उन्होंने बुर्जुआ चिंतन और उसकी थ्योरी के साथ में डायलॉग विकसित किया, संवाद विकसित किया। अब जैसे पूरे यूरोप में, भारत में भी अभी आ गई है इल्लत, थी पहले लेकिन अभी सघन रूप में आ गई है, वो काल विभाजन की समस्या। यूरोप में हालत यह थी कि 1960 के बाद सारे यूरोप में विश्वविद्यालयों में एकदम जिसे कहें कि बहुत तूफानी गति से वैचारिक लड़ाइयां लड़ी गई, क्योंकि यह माना गया कि जो विश्वविद्यालय हैं वो वैचारिक हस्तक्षेप के राज्य के बहुत बड़े संस्थान हैं, आइडियोलॉजिकल स्टेट ऑपरेट ऑपरेटर्स के तौर पर उनको देखा जाता था। और यही वह संदर्भ है जिसके प्रसंग में एकेडमिक्स में राजनीतिक हस्तक्षेप की परंपरा की शुरुआत हुई। हिंदुस्तान में भी प्रगतिशील और जनवादियों में हस्तक्षेप करने की आदत है, लेकिन वो एकेडमिक्स में नहीं, वो बाहर। आमतौर पर विश्वविद्यालयों की हालत क्या है? आमतौर पर विश्वविद्यालयों की हालत यह है कि वहां बुद्धिजीवी विरोध मिलेगा आपको, और जो बुद्धिजीवी हैं वो ऐसे बुद्धिजीवी हैं, वो ये कहते हमें वो परंपरा से क्या लेना देना बुद्धिजीवियों की। आप उनसे कहिए, देखिए चारवाक थे, गौतम थे, तमाम किस्म के बड़े चिंतक थे हमारे यहाँ, धर्म कीर्ति थे, कुमारिल थे, इनकी बड़ी विशाल परंपरा रही है। तो हमारे यहाँ का जो बुद्धिजीवी है वो कहता है हमें इससे क्या लेना देना, हमें तो मोदी जी है, मोदी है तो सब कुछ है, हम मोदी के अलावा किसी को नहीं जानते। अभी जो बुद्धिजीवी हैं वो बिल्कुल एकदम कुएं के मेढक की तरह, मोदी के मेढक की तरह काम कर रहे हैं पूरे देश के विश्वविद्यालयों में, और वे गर्व से कहते हैं हम बाम नहीं है। ये कॉमन फिनोमिना है जो कि दिखाई दे रहा है यूरोप में भी, अमेरिका में भी। ये बड़े पैमाने पर यह फिनोमिना दिखाई दे रहा था कि हम तो वामपंथी नहीं है,
हमें ये जो तमाम हिस्टोरिकल ट्रेडिशन है इंटेलेक्चुअल्स के, इससे हमें क्या लेना देना। एक खास तरह का बुद्धिजीवी बुद्धिजीवी विरोधी माहौल वो यूरोप में भी था, भारत में तो अभी मुखर है इस समय। और ये जो बुद्धिजीवी विरोधी माहौल है, ये बुद्धिजीवी विरोधी जो दृष्टि है, ये असल में सबसे पहले आई व्यापारियों में। व्यापारियों में ये बीमारी थी, और व्यापारियों से ही ये बीमारी एकेडमिक्स में और पॉलिटिक्स में आई है। व्यापारी बुद्धिजीवी विरोधी होते थे, उन्हें बुद्धिजीवियों से कोई रानी बुद्धिजीवी के काम को वो पसंद नहीं करते थे, उन्हें लगता था बकवास है, ये बेकार में टाइम बर्बाद करते रहते हैं अपना। तो अब अगर आप संस्कृति के क्षेत्र को खोलकर देखें, जैसा कि फ्रेडरिक जैक्सन कहते हैं, तो आपको मालूम पड़ा कि वहां नेशन स्टेट की प्रॉब्लम है, वहां कल्चर की प्रॉब्लम है, वहां राष्ट्रीय काल विभाजन की समस्या है। ये सारी की सारी चीजों एक साथ विवाद के केंद्र में है, और ये अपनी वैधता की मांग कर रही है। कई बार इन चीजों के पक्ष में लोग खड़े नहीं होते। हमारे यहाँ क्षेत्रीय साहित्य तो है, लेकिन राष्ट्रीय साहित्य ऐसी कोई चीज नहीं है। अमेरिका में यही स्थिति रही है कि वहां राष्ट्रीय साहित्य ऐसी कोई चीज नहीं थी, आज भी नहीं है। यहाँ ये कहने वाले तो है कि हम भारतीय हैं, लेकिन भारतीय साहित्य का कॉन्सेप्ट जरूर है यहाँ, तो पढ़ाया जाता है भारतीय साहित्य, लेकिन उसमें उसको लेके कोई क्यूरियोसिटी, कोई जिज्ञासा, कोई काम, वो सब नहीं है। इस दौर में जो सबसे बड़ी चीज जो डेवलप हुई है, जिसकी की तरफ फ्रेडरिक जैक्सन ने ध्यान खींचा है, आपको भी ध्यान देना चाहिए, वो यह कि पूंजी की गतिविधि, कैपिटल के मूवमेंट के कारण समाज विज्ञान में, मीडिया में, मास कल्चर में और दूसरे क्षेत्रों में कई नाम प्रचलन में है, जैसे कंज्यूमर सोसाइटी, जैसे मल्टीनेशनल सोसाइटी, जैसे पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ये तमाम किस्म के जो नाम आए हैं, इसके पीछे एक बड़ा कारण है पूंजी की गतिविधियां। और इन तमाम किस्म के जो नामों के प्रचलन और इनके साथ जो शास्त्र आया है, उसका बड़ा लक्ष्य है अतीत का दमन करना। अतीत की जो मूल्यवान चीजें हैं, उन्हें खारिज करना, उन्हें हाशिए पर डालना, उन्हें चर्चा के केंद्र में आने ही न देना। और इसके चलते वे भविष्य की संभावनाओं का भी दमन करते हैं। यही वह जगह थी जहां पर के फ्रेडरिक जैक्सन को लगा कि बालजाक पर बात करनी चाहिए। आज स्थिति यह है कि वो लिख कहा है उन्होंने कहा कि आज स्थिति यह थी कि है कि बालजाक और डिकेंस एकदम निष्प्रभावी हैं अमेरिकी समाज में। और ये इस दौर का सबसे पीड़ादायक पहलू है। वो कहते हैं कि सवाल यह है कि इस तरह की अवस्था में पॉलिटिकल इंटरवेंशन कैसे किया जाए, और पॉलिटिकल लाइन के अनुरूप कैसे लिखा जाए, एक बुद्धिजीवी के नाते। पॉलिटिकल इंटरवेंशन का सबसे अच्छा तरीका यह हो सकता है कि हम किसी महत्वपूर्ण पुस्तक के नाते राजनीतिक काम करें। टीचिंग में इसके जरिए हस्तक्षेप करें। एक और चीज आ रही है जो कि उन्होंने रेखांकित किया, वो ये कि अभी सब लोग का ये है ना कि सब लोग इच्छा में रहते हैं, इच्छा की बात करते हैं।
मेरी इच्छा, मेरी इच्छा। तो बुद्धिजीवियों के नाते ये जो इच्छाएं जो अचानक सरफेस पर आ गई हैं, ये असल में बुद्धिजीवी की इच्छाएं नहीं है। हम बुद्धिजीवी की इच्छाओं का ख्याल रखने लगे हैं। ये असल में सत्ता की जो इच्छा है उनका एक तरह से रूपांतरण है बुद्धिजीवी की इच्छाओं में। बार बार ये सवाल उठता है कि आखिर जो फ्रेडरिक जेम्सन का जो लेखन है वो किस पर केंद्रित है? मीडिया, फिल्म, मास कल्चर, साइंस फिक्शन, यूरोपियन कहानी, उपन्यास, पोस्ट मॉडर्निज्म, ये क्षेत्र हैं जिन पर उन्होंने काम किया है। तो फ्रेडरिक जेम्सन कहते हैं कि इन क्षेत्रों पर काम करते हुए मेरी नजर समसामयिक सांस्कृतिक विकास पर है और इन क्षेत्रों में काम करते हुए जो कंटेम्प्रेरी कैपिटलिज्म है उसके सांस्कृतिक वैचारिक आधारों के मूल्यांकन की मैंने कोशिश की है, उनका विश्लेषण मैंने पेश किया है। सो अगर हमें आज के दौर में काम करना है इन क्षेत्रों में, सिनेमा पे काम करें आप, वीडियो पे काम करें आप, मास कल्चर पर काम करें आप, चाहे उपन्यास पर काम करें या साहित्य पर काम करें, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हम समसामयिक कैपिटलिज्म की जो सांस्कृतिक वैचारिक जो आधार है उनको हम कैसे चुनौती दें, ये लक्ष्य सामने रखें। एक अन्य चीज, वो ये कि एक मार्क्सवादी जब पॉलिटिक्स करता है और पॉलिटिकल एक्शन की बात करता है या राजनीति दृष्टिकोण से लिखता है, तो वह मार्क्सवादी नजरिए से देखता है। ये तो सच है। लेकिन फ्रेडरिक जेम्सन कहते हैं कि सबसे अच्छा मार्क्सवादी वह है जो कि इन सब चीजों पर काम करते समय सिर्फ मार्क्सवादी नजरिए से न देखे। इसलिए वो कहते हैं कि मैं इन सब चीजों को मैं मार्क्सवादी नजरिए से नहीं देखता। और इसी तरह पॉलिटिकल एक्शन को किसी एक विचार के राजनीतिक एक्शन के रूप में नहीं देखता। अगर एक ही विचारधारा के फ्रेम में देखेंगे तो ये एक तरह से पॉलिटिकल एक्शन का विकृतीकरण होगा और ये पॉलिटिक्स का परजीवीकरण भी होगा। वो कहते हैं कि हम चंचल प्राणी हैं, तो हमारे लिए संभव नहीं है कि हम एक ही किस्म की राजनीति करते रहें। हमें विभिन्न किस्म की राजनीति एक्शन, राजनीति, इनके विचारों के प्रति खुला होना चाहिए। और ये करते हुए आपके सामने चुनौती होगी। और आपको विभिन्न किस्म के लोगों के लिए विभिन्न किस्म की राजनीतिक गतिविधियां समानांतर तौर पर चलानी पड़ सकती हैं। इसी में वो सवाल करते हैं कि आखिर पॉलिटिक्स क्या है, राजनीति किसे कहते हैं? क्या सत्ता पर कब्जा करना राजनीति है? क्या सड़कों पर आंदोलन करना राजनीति है? क्या संगठन बनाना राजनीति है? या समाजवाद की बातें करना राजनीति है? या वर्चस्व का प्रतिरोध करना राजनीति है? या सस्त्रीकरण का विरोध करना राजनीति है? या पड़ोसी देशों के हमलों से अपने देश को बचाना राजनीति है?
ये सभी प्रश्न एक तरह से और ये सभी एरिया एक तरह से जायज हैं। हमें इन सभी के लिए संभावित विकल्पों को ध्यान में रख के काम करना चाहिए। हमें किसी एक महान विचार से बांध के नहीं चलना चाहिए, बल्कि इन सभी सवालों के संदर्भ में अलग अलग किस्म के राजनीतिक हस्तक्षेप के रूपों के बारे में बातें करनी चाहिए और अलग अलग राजनीतिक हस्तक्षेप के विकल्प तलाशने चाहिए। इससे राजनीतिक गतिविधि के बारे में जो समझ फैली हुई है, वो गलत समझ फैली हुई है, उस गलत समझ से बचा जा सकता है। हम जब हम पॉलिटिकल एक्टिविटीज की बात करते हैं, तो राजनीतिक गतिविधि की बात करते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये करो और ये मत करो, बल्कि हमें ये कहना चाहिए जो सही लगे वह करो। इसी तरह जब टीचिंग में हम जाते हैं, हम क्लास में पढ़ाने जाते हैं, तो यहां भी किसी एक राजनीतिक नजरिए से नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। एक राजनीतिक लाइन पर काम नहीं करना चाहिए और एक राजनीतिक लाइन के आधार पर पढ़ाया नहीं जाना चाहिए। एक ही किस्म की, एक ही विचारधारा की राजनीतिक गतिविधि करना, एक ही किस्म की, एक ही विचारधारा के दृष्टिकोण से टीचिंग में हस्तक्षेप करना, यह एक तरह से राजनीतिक जो अधैर्य है, उसका द्योतक है। इसी तरह ये जो कल्चर है, और कल्चर पर जब हम बातें करते हैं, तो संस्कृति की नई धारणा, उस संस्कृति की धारणा से जुड़ा हुआ नया संस्कृति का स्पेस और संस्कृति की भूमिका, इन पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए, गौर करना चाहिए। आमतौर पर यह माना जाता है कि साहित्य के जो विद्यार्थी होते हैं, उनसे कहा जाता है कि साहित्य के बहाने आप संस्कृति अर्जित करते हैं। हमारे यहां भी पढ़ाते हैं क्लासेस में लोग, लेकिन हकीकत यह है कि वे संस्कृति के जरिए साहित्य अर्जित नहीं करते। हम ये नहीं पढ़ाते कि आप संस्कृति के जरिए साहित्य अर्जित करते हैं, बल्कि हम ये पढ़ाते हैं कि आप साहित्य के जरिए संस्कृति अर्जित करते हैं। फ्रेडरिक जेम्स कहते हैं ये फिनोमिना बहुत ही मजेदार फिनोमिना है, जो कि है। फ्रेडरिक जेम्सन ने यह बात सजेस्ट की है कि अगर हम संस्कृति के बहाने साहित्य पर बात करेंगे, तो अनेक चीजें बदल जाएंगी। और ये परिवर्तन खासतौर पर जो क्लासिक रचनाएं हैं, महान रचनाएं हैं, उनके संदर्भ में ये बहुत महत्वपूर्ण नजर आएगा। और इससे साहित्य में एक खास तरह का अपदस्थीकरण होगा, और ये अपदस्थीकरण संस्कृति में भी आएगा। और ये चीज हमें वाचिक कल्चर में भी, जो वाचिक परंपरा है हमारी, वहां पर भी दिखाई देगी। वहां पर भी ये अपदस्थीकरण दे जाएगा, वहां पर भी अपदस्थीकरण होगा। प्रिंट कल्चर में भी अपदस्थीकरण होगा, और मास कल्चर और जो सो कॉल्ड हाई कल्चर है, उसमें भी अपदस्थीकरण होगा। तो साहित्य को किसके नजरिए से पढ़ाया जाए? अभी तक साहित्य को साहित्य के नजरिए से पढ़ाने की आदत है। अभी तक साहित्य को आलोचना के नजरिए से पढ़ाने की आदत है। फ्रेडरिक जेम्सन सजेस्ट करते हैं कि साहित्य को संस्कृति के नजरिए से पढ़ाया जाना चाहिए। बहुत सारी चीजों को इससे विदा करने में, अपदस्थ करने में एकेडमिक से मदद मिलेगी। फिलहाल इतना ही रखें। इस क्रम में हम आगे बातचीत जारी रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।